हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे आखिरकार डर गया पाकिस्तान, ट्रंप का नाम लेकर कह दी बात, भारत हमारे खिलाफ नहीं छेड़ेगा युद्ध। बताएंगे दोस्तों आखिर किस बेसिस पर पाकिस्तान ने यह बयान जारी किया है कि भारत चाहकर भी पाकिस्तान पर अटैक नहीं करेगा। तो वहीं दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जोहान्सबर्ग पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दक्षिण अफ्रीका में जगह जगह लगे मोदी और पुतिन के पोस्टर। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज से अलग से की मुलाकात। दोस्तों किन क्षेत्रों में बताया आगे बढ़ाने की गुंजाइश। तो वहीं आपको बताएंगे क्या रशिया से S-500 खरीदेगा चाइना। दोनों देशों में हाई लेवल मीटिंग, भारत की बढ़ेगी टेंशन। दोस्तों बताएंगे क्या है खबर, साथ ही बताएंगे बांग्लादेश में पाकिस्तान की खतरनाक घुसपैठ, मदरसों में खड़ी हो रही आतंकियों की फौज। एक और भारत के लिए खतरे की खबर दोस्तों लगे हाथ, तो आपको बताएंगे कैसे भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर खरीदने के लिए टूट पड़े बायर्स देश, यानी खरीदने वालों की लगी लंबी लाइनें। तो वहीं बिहार से बड़ी खबर बताएंगे, बीजेपी के पास चला गया गृह मंत्रालय, नीतीश बने अब सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक चेहरा। दोस्तों बताएंगे क्या अब बीजेपी स्टाइल में होगा क्राइम कंट्रोल, क्या योगी मॉडल लागू होगा बिहार में, और गृह मंत्रालय इतने आसानी से कैसे नीतीश कुमार ने बीजेपी को दे दिया। इन सारी जानकारी पर मंथन करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत के दुश्मन देश चाहकर भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और भारत को जब जहां जो फैसला लेना है भारत उसके लिए स्वतंत्र है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान ने शुक्रवार को कह दिया कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे पर भरोसा करता है कि भारत ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कभी युद्ध नहीं छेड़ेगा। विदेश कार्यालय यानी FO के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में ट्रंप की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कहा कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति की बातों को विश्वसनीय मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन करके कहा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे। भारत किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से लगातार इनकार करता रहा है। इससे पहले ट्रंप ने कई बार यह दावा किया है कि उनके हस्तक्षेप के कारण ही भारत और पाकिस्तान में संघर्ष विराम हुआ था। उन्होंने अपने इस दावे को दुनिया के कई मंचों पर दोहराया भी है। डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा जताने के बाद प्रवक्ता ने भारत के आश्वासन पर संदेह जताया। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के आश्वासन को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि भारत की ओर से आने वाले आक्रामक बयानों में किसी तरह की नरमी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि इसलिए हमारे पास सतर्क रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। प्रवक्ता ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की सीमा बंद है, क्योंकि उसने अफगान तालिबान शासन द्वारा कथित तौर पर आतंकवादी तत्वों को समर्थन दिए जाने के कारण सीमा को बंद कर दिया है और अफगानिस्तान के साथ सभी व्यापार को स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा कि सीमा चौकियों को फिर से खोलने में देरी की जिम्मेदारी अफगान तालिबान शासन पर है। उन्होंने कहा कि तालिबान को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर भरोसा जताया है कि भारत ने युद्ध न छेड़ने का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के आक्रामक बयानों को देखते हुए इस आश्वासन पर संदेह भी व्यक्त कर रहा है और सतर्क रहने की बात भी कह रहा है। इसी बीच आपको बता दें, उधर पूर्व CIA अफसर ने बताया सच तो इमरान की पार्टी ने भेजा था लेटर। दोस्तों अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIS के पूर्व अधिकारी पाकिस्तान के बारे में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि भारत को पाकिस्तान पर विजेता बताने के लिए उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने उन्हें मेल भेजकर माफी तक की मांग कर दी। किरियाकू ने एक पॉडकास्ट में इसका खुलासा किया है और बताया कि उन्होंने किस तरह इसका जवाब दिया। किरियाकू ने पिछले महीने के आखिरी में इंटरव्यू में कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो पाकिस्तान को निश्चित रूप से हार का सामना करना ही पड़ेगा। दोस्तों पूर्व CIA अधिकारी किरियाकू ने जूलियन डोरे के साथ पॉडकास्ट में कहा कि मैंने कहा था कि पारंपरिक युद्ध में भारत पाकिस्तान को हरा देगा। मुझे जान से मारने की अनगिनत धमकियां मिलने लगी उसके बाद, जिसकी गिनती भी मैं नहीं कर सकता। किरियाकू ने कहा कि मुझे ईमेल पर एक
पत्र भी हासिल हुआ था जिसमें माफी की मांग की गई थी पाकिस्तान की तरफ से। ऐसे में किरियाकू ने आगे बताया कि उनके वकील ने कहा था कि इस पत्र को कूड़े में फेंक देना चाहिए, लेकिन मैंने उसको कूड़े में नहीं फेंका। मैंने उन्हें ईमेल भेजा और कहा कि आपकी माफी की मांग के संबंध में मैंने आपके द्वारा भेजे गए पत्र का टॉयलेट पेपर की तरह पोंछ कर फेंक दिया। यानी कि दोस्तों पूर्व CIA अधिकारी ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई तो इस अधिकारी पर पाकिस्तान दबाव बनाने लगा। तब इमरान खान की सरकार थी और पाकिस्तान ने जिस लेटर पर माफीनामा मांगा उसका इस्तेमाल टॉयलेट में करके इस अधिकारी ने बता दिया कि तुम्हारे इस लेटर का कोई महत्व नहीं है हमारे लिए, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती, जो सच्चाई है वही मैंने बताया है। यानी कि दोस्तों इस खबर को बताने के पीछे हमारा मकसद यही है कि पाकिस्तान के बयानों का ना तो सर होता है ना पैर, और बयानों में दम सिर्फ उसी देश का होता है, उसी व्यक्ति विशेष का होता है जो मेहनत से और विजडम से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, देश को तरक्की की ओर लेकर जाता है, ना कि पाकिस्तान जैसे देश की जो सिर्फ खोखले बाजी बयानबाजी करते हैं और देश दुनिया में आतंकवाद को फैलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली और बेहतरीन खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को जोहान्सबर्ग पहुंच गए। पीएम मोदी जी ने शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ मुलाकात में प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर सार्थक चर्चा होने की उम्मीद जताई। मोदी गोतेंग स्थित वाटरलूफ वायु सैनिक अड्डे यानी कि AFB पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दक्षिण अफ्रीकी वायुसेना की ओर से उन्हें रेड कारपेट सलामी दी गई। दोस्तों जोहान्सबर्ग में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के लिए जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पोस्टर लगाए गए। पीएम मोदी जी के पहुंचते ही दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भवन में मंत्री खम्बुदजो एंतशावेनी ने उनकी अगवानी की। एक सांस्कृतिक दल ने उनके स्वागत में पारंपरिक नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि G20 शिखर सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रमों के लिए जोहान्सबर्ग पहुंच गया हूं। प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विश्व नेताओं के साथ उपयोगी चर्चा की आशा करता हूं। हमारा ध्यान सहयोग को मजबूत करने, विकास प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और सभी के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने पर होगा। यह अफ्रीका में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन है। 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ G20 का सदस्य बना था। जब मोदी जी होटल पहुंचे तो बच्चों के एक समूह ने गणपति प्रार्थना का पाठ करके उनका स्वागत किया। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों की सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित की गई। हालांकि भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज बना हुआ है। पीएम मोदी की मौजूदगी ग्लोबल साउथ की चुनौतियों को दुनिया के सामने और प्रमुखता से उभारने का काम करेगी। ग्लोबल साउथ से तात्पर्य उन देशों से है जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित या अविकसित के रूप में जाना जाता है। ये देश मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका में स्थित है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के उनके समकक्ष शी जिनपिंग इस साल G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। दोस्तों वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दक्षिण अफ्रीका के शहरों में जगह जगह पर पोस्टर लगा देख हर एक भारतीय का दिल वाकई में चौड़ा हो गया है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन दोस्तों ऑल द बेस्ट पीएम मोदी जी लिखना मत भूलिएगा कमेंट में। तो उधर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की प्रधानमंत्री मोदी जी ने। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज के साथ मीटिंग बहुत अच्छी रही। इस साल हमारे देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 5 साल पूरे हो रहे हैं और इन सालों में ऐसे बड़े बदलाव आए हैं जिनसे हमारा सहयोग और गहरा हुआ है। आज हमारी बातचीत में 3 खास सेक्टर पर जोर दिया गया, डिफेंस और सिक्योरिटी, न्यूक्लियर एनर्जी और ट्रेड, जहां रिश्तों को और बढ़ाने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। जिन दूसरे सेक्टर पर बात हुई उनमें एजुकेशन, कल्चर, लेन देन और भी बहुत कुछ शामिल था। तो वहीं आपको बता दें क्या रशिया से S-500 खरीदेगा चाइना। दोनों देशों में हाई लेवल मीटिंग मिसाइल डिफेंस पर साथ करेंगे काम। भारत की बढ़ेगी टेंशन बता दें।
रूस और चीन के बीच बढ़ते सुरक्षा सहयोग ने भारत, अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों को परेशान कर रखा है। हाल में ही चीनी सेना के शीर्ष जनरलों का एक प्रतिनिधिमंडल ने रशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रूसी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल बातचीत भी की है। इस दौरान चीन और रशिया की सेनाओं ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम सेंसिटिव एरिया में सहयोग बढ़ाने का वादा किया है। ऐसी भी रिपोर्ट है कि रूस ने चीन को भी अपने S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का वादा किया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चीन जल्द ही रशिया से S-500 मिसाइल सिस्टम खरीद सकता है। चीन के डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के पहले रैंक के वाइस चेयरमैन जनरल झांग यूजिया ने गुरुवार को अपने रूसी काउंटर पार्ट आंद्रेई बेलोजोव से मुलाकात की। ये दौरा दोनों देशों के बीच डिफेंस संबंधों के लगातार मजबूत होने का संकेत देता है। गुरुवार रात अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में चीनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि दोनों पक्षों ने दोनों देशों और दोनों सेनाओं के बीच संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थिति और आम चिंता के मुद्दों पर गहराई से बातचीत की और हाई लेवल बातचीत को मजबूत करने और प्रैक्टिकल सहयोग को गहरा करने पर आम सहमति बनाई। बयान के मुताबिक रूसी डेलीगेशन को स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के स्पेशल प्रतिनिधि एंड्री मालगुइन ने लीड किया, जबकि चीनी पक्ष को विदेश मंत्रालय के आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ली चिंजियांग ने लीड किया। यानी कि चाइना लगातार कोशिश में है कि वो रशिया से S-500 मिसाइल सिस्टम को खरीद पाए दोस्तों, जिसके लिए उसने प्रस्ताव रखा है और चीन पहले से ही S-400 को ऑपरेट भी कर रहा है। नेक्स्ट खबर बता दें, बांग्लादेश में पाकिस्तान की खतरनाक घुसपैठ, मदरसों में खड़ी हो रही आतंकियों की फौज, कट्टरपंथी निजाम लाने की तैयारी। दोस्तों, ढाका से आई ताजा रिपोर्ट ने पूरे दक्षिण एशिया की सिक्योरिटी एजेंसियों में अलार्म बजा दिया है। दावा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को न सिर्फ ड्रग रूट की तरह यूज कर रहा है, बल्कि उसे भारत विरोधी कार्रवाइयों के लिए नया लॉन्च पैड भी बना रहा है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI ने बांग्लादेश के कई इलाकों में गुप्त ट्रेनिंग कैंप खड़े कर दिए हैं, जहाँ रोहिंग्या युवकों, कट्टरपंथी संगठनों के सदस्यों और स्थानीय तत्वों को इंडिया में घुसपैठ, IED बनाने और गोरिल्ला टैक्टिक ट्रेनिंग दी जा रही है। रिपोर्ट बताती है कि ये सब उस समय तेज हुआ जब ढाका में 2024 में राजनीतिक बदलाव हुए और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी। इसी दौरान पाकिस्तान से आने वाले माल की जांच ढीली की गई और पाकिस्तानी नागरिकों की सिक्योरिटी क्लियरेंस में भी छूट दे दी गई। ये पूरा सेटअप बांग्लादेश को ISI के हाइब्रिड वॉरफेयर मॉडल का नया बेस बना रहा है। दोस्तों, बंदरबन, ब्राह्मणबाड़िया और सिलहट जिलों में ISI हैंडलर्स, जिनमें पूर्व पाकिस्तानी कमांडो भी शामिल बताए गए हैं, सक्रिय रूप से ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। रिपोर्ट में 125 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देने का दावा है। इनमें 50 से ज्यादा रोहिंग्या युवक शामिल है, जिन्हें बॉर्डर क्रॉस करना आसान लगता है। इनके साथ अंसारुल्लाह बांग्ला टीम और हिज्ब उत तहरीर के सदस्य भी मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, सुरक्षा विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि भारत के उत्तर पूर्व और बंगाल की खाड़ी के लिए तेजी से बढ़ता खतरा है। अगर बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथ और नार्को टेरर मॉडल अस्थायी हो गया तो ये पूरे क्षेत्र के लिए स्ट्रेटेजिक ब्लैक होल बन सकता है। भारत न सिर्फ सीमा पार घुसपैठ बल्कि ड्रग्स की बाढ़ और आतंकी नेटवर्क के तगड़े होने का सामना करेगा। जी हाँ, इतना ही नहीं, जानकारी ये भी है कि भारत के पड़ोस में जो बांग्लादेश है वो दूसरा तालिबान बन चुका है। बांग्लादेश में महिलाओं पर आफत की आहट की खबर है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में महिलाओं की भूमिकाओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कट्टरपंथी संगठनों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया है। इस कारण बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म भी बढ़े हैं, लेकिन सरकार उस पर खामोश है। हालात इतने खराब है कि अल्पसंख्यक बांग्लादेश में बेहद सुरक्षित कभी भी महसूस नहीं कर सकते। आज के समय में सबसे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं को अब जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों का विरोध झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा महिला खिलाड़ियों के साथ हमले और उत्पीड़न की घटनाएं आम होती जा रही है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां दुबई एयर शो में भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने वालों की लगी लाइन। ऑपरेशन सिंदूर में सटीक प्रहार ने बढ़ाई प्रतिष्ठा। दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अब सिर्फ अपनी श्रेणी में ही दुनिया की सबसे तेज मिसाइल नहीं है, बल्कि यह पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। मई 2025 में पाकिस्तान पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसे अब चीन के सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा भी प्रभावी रूप से रोकना असंभव माना जाने लगा है। इस प्रतिष्ठा ने दुबई एयर शो
2025 में ब्रह्मोस एरोस्पेस पवेलियन के शो फ्लोर पर सबसे व्यस्ततम भारतीय प्रदर्शनी बना दिया है। यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की इच्छा रखने वालों की लाइन लग रही है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने दुबई एयर शो में अपना रंग जमा दिया है। ब्रह्मोस के पवेलियन में आगंतुकों की संख्या और गंभीर पूछताछ पिछली संस्करणों की तुलना में 3 गुना से अधिक हो चुकी है। खाड़ी देशों, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका के प्रतिनिधिमंडलों ने विस्तृत ब्रीफिंग के लिए कतारें लगा ली है। मई 2025 से पहले हर कोई जानता था कि ब्रह्मोस तेज है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वे अब जानते हैं कि इसे रोक पाना असंभव है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक भारत 2 देशों के साथ सरकारी सौदों के लिए अंतिम चरण की वार्ताओं में है और 3 से 4 अन्य राष्ट्रों के साथ सक्रिय चर्चाएं चल रही हैं। खाड़ी, आसियान और चुनिंदा अफ्रीकी वायुसेना में सबसे मजबूत रुचि है। ब्रह्मोस के लिए महत्वपूर्ण मोड़ 9 से 10 मई 2025 की रात था जब सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तानी रणनीतिक लक्ष्यों पर 1 दर्जन से अधिक हवाई प्रक्षेपित ब्रह्मोस से मिसाइल दागी, जिनमें रावलपिंडी के पास भारी संरक्षित PF बेस, नूर खान और जैकोबाबाद पर भारी नुकसान हुआ था। बाद में सैटेलाइट इमेज ने कठोर विमान स्थलों, कमांड सेंटर्स और रनवे पट्टियों पर सीधे हमलों की पुष्टि की। पाकिस्तान को चीन से मिले HQ-9BE लंबी दूरी की SAM बैटरी और HQ-16FE मध्यम दूरी की प्रणालियों भी इसे रोक ना पाई, यानी कि ब्रह्मोस को अब रोक पाना नामुमकिन है और इसीलिए ब्रह्मोस के खरीदार भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? अगर आपको भी मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर गर्व है दोस्तों, तो कमेंट में ब्रह्मोस और मेक इन इंडिया लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां देश ने खोया बहादुर बेटा। असम राइफल के जवान मनोज उपाध्याय को लोगों ने दी अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान हुई थी मौत। जी हां, असम राइफल में तैनात जवान मनोज उपाध्याय का पार्थिव शरीर शुक्रवार को उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां शव देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पूरे गांव और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों और परिजनों ने नम आंखों से अपने वीर सपूत का अंतिम दर्शन किया। जानकारी के मुताबिक जवान मनोज उपाध्याय जम्मू कश्मीर के खेरू क्षेत्र में तैनात थे। ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। बताया गया कि मनोज को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी हालत गंभीर होती चली गई और अंततः उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ दुखद खबर यह भी है कि तेजस लड़ाकू विमान शुक्रवार को दुबई एयर शो में क्रैश हो गया। विमान क्रैश हुआ वो ज्यादा गंभीर बात नहीं, लेकिन यह विमान अपने एक जवान की जान लेकर चला गया। यह विमान अब तक बेहद सफल, सुरक्षित व भरोसेमंद रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने तेजस में उड़ान भरने का अपना अनुभव भी सोशल मीडिया पर काफी साझा किया है। इससे न केवल 140 करोड़ भारतवासियों बल्कि पूरे विश्व का भरोसा तेजस पर कायम हुआ। वहीं वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह स्वयं कई मौकों पर तेजस लड़ाकू विमान उड़ा चुके हैं। बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2025 से एक दिन पहले तो थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने भी वायुसेना प्रमुख के साथ तेजस की उड़ान भरी थी। तेजस एक स्वदेशी लड़ाकू विमान है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर रहा है। HAL को स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस LCA Mk-1A के लिए GE-404 इंजन अमेरिका से प्राप्त हो रहा है। अमेरिकी कंपनी भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को यह जेट इंजन सप्लाई कर रही है। दोस्तों, इस हादसे ने वाकई में हर एक भारतीयों की आंखें नम कर दी। वहीं तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना। दुबई एयर शो के दौरान तेजस फाइटर जेट क्रैश मामले में अब उद्धव ठाकरे की पार्टी ने पाकिस्तानी ट्रोलर्स का मुंह बंद कर दिया है। शिवसेना UTB की नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तेजस क्रैश पर पाकिस्तानी ट्रोलर्स की टिप्पणी पर भड़क गई। उन्होंने ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स तेजस क्रैश का मजाक उड़ा रहे हैं। सोचिए, एक आतंकवादी देश में रहना जो सच में वर्ल्ड बैंक और IMF के मदद पर जी रहा हो, जिसके पास दिखाने के लिए सिर्फ मेड इन चाइना के खिलौने हो, ऐसे लोगों स्वदेशी डिफेंस फाइटर जेट्स के बारे में बात करने में सबसे आखिरी में आना चाहिए। ये लोग सिर्फ सुसाइड बॉम्बर स्क्वाड ही बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानियों को क्या जवाब देना चाहेंगे जो तेजस क्रैश पर बातें बना रहे हैं, झूठी बातें फैला रहे हैं? अगली खबर की बात करते हैं, जहां आखिरकार न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी से ट्रंप ने कर ही ली मुलाकात। राष्ट्रपति ने बयानों को
को किया नजरअंदाज। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी से शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पहली बार मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने आवास की किफायती कीमतों और किराने के सामान व उपयोगिताओं की कीमतों पर चर्चा की, क्योंकि ममदानी ने महंगाई से उपजी निराशा का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए सफलतापूर्वक किया, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने 2024 के चुनाव में किया था। बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी को 100% कम्युनिस्ट सन की और पूरे तरीके से पागल कहा था। वहीं ममदानी ने खुद को डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बुरा सपना बताया था। दरअसल ओवल ऑफिस में ममदानी के साथ मौजूद पत्रकारों से राष्ट्रपति ने कहा कि हम उनकी मदद करेंगे ताकि हर किसी का सपना साकार हो, एक मजबूत और बेहद सुरक्षित न्यूयॉर्क हो। ममदानी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति के बारे में जो बात सचमुच सराहता हूं वो ये है कि हमारी बैठक में असहमति के बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया, जबकि वो बहुत है, बल्कि न्यूयॉर्क वासियों की सेवा करने के हमारे साझा उद्देश्य पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। वहीं बता दें, भारत अफगानिस्तान के बीच फिर शुरू होगी कार्गो उड़ानें, व्यापार दूत नियुक्त करने का भी फैसला। दोस्तों, राजनयिक रिश्तों में मजबूती के बाद अब भारत और अफगानिस्तान व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों में भी करीब होने की दिशा स्थापित हो रही है। अब दोनों देशों के बीच हवाई कार्गो सेवाएं फिर से जल्द शुरू होंगी। ये घोषणा अफगानिस्तान के वाणिज्य और उद्योग मंत्री नूरुद्दीन अजीजी की दिल्ली यात्रा के दौरान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने दी। मंत्रालय में संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश ने कहा कि काबुल स्थित काबुल दिल्ली सेक्टर और काबुल अमृतसर मार्गों पर फ्रेट कॉरिडोर, ये बोले तो माल ढुलाई गलियारा सक्रिय हो गया है और इन सेक्टरों पर कार्गो फ्लाइट्स जल्द शुरू होंगी। इसके बाद दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा दोनों देशों ने एक दूसरे के मिशनों में ट्रेड अटैचे यानी व्यापार दूत नियुक्त करने का भी फैसला लिया है। बता दें, कुछ दिनों पहले ही भारत ने अफगानिस्तान के अपने मिशन को पूर्ण एम्बेसी का दर्जा दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए निवेश, व्यापार और वाणिज्य पर संयुक्त कार्य समूह को सक्रिय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार $1 अरब का है, हालांकि इसमें और विस्तार दिए जाने की संभावनाएं हैं। अजीजी ने भारतीय निवेशकों को अफगानिस्तान में निवेश करने का भी न्योता दिया। अजीजी ने कहा कि भारतीय निवेशकों के लिए खनन, फार्मा, स्वास्थ्य और टेक्सटाइल्स में निवेश करने की संभावनाएं हैं। अजीजी ने यह भी कहा कि सिख और हिंदू समुदायों को वापस अफगानिस्तान आना चाहिए, जिससे कि अफगानिस्तान को फिर से मजबूत बनाया जा सके। क्या लगता है दोस्तों, क्या तालिबान ने जो कहा है भारत में आकर के, क्या वाकई में अफगानिस्तान को ऐसा बना दिया है तालिबानियों ने? क्या हिंदू समुदाय या सिख समुदाय अफगानिस्तान में सरवाइव कर पाएंगे? क्या लगता है दोस्तों? आपको बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर नीतीश कुमार अब सिर्फ होंगे प्रशासनिक चेहरा, असली खेल खेलेगी बीजेपी। जी हां दोस्तों, बीजेपी के हाथ में है असली सत्ता बिहार की। बता दें, गृह मंत्रालय चला गया बीजेपी के पास, लेकिन नीतीश की जेडीयू के पास भी रहेंगे ये मलाईदार विभाग। बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा किया, जिसके तहत उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह विभाग का कार्यभार सौंपा गया। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए ये पहला अवसर है जब उनके पास गृह विभाग नहीं होगा। इससे पहले उनके सभी कार्यकाल में ये विभाग उनके पास ही रहा है। बिहार में विभागों के बंटवारे की पूरी लिस्ट देखे तो गृह मंत्रालय भले ही बीजेपी को खाते में चला गया हो, लेकिन जेडीयू के पास भी कई महत्वपूर्ण विभाग मौजूद है। जेडीयू के विजेंद्र यादव बिहार कैबिनेट में सबसे उम्र दराज मंत्री है। उन्हें वित्त, वाणिज्यकार, ऊर्जा, योजना, विकास की जिम्मेदारी दी गई है। विजय चौधरी को जल संसाधन, भवन निर्माण और संसदीय कार्य विभाग सौंप दिया गया है। इसके अलावा अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य विभाग, सुनील कुमार को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सभी ऐसे विभाग है जिसे राज्य के विकास के दृष्टिकोण को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में 89 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भारतीय जनता पार्टी का पावर नीतीश मंत्रिमंडल में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बिहार के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी पर होगी। बीजेपी लंबे समय से यह विभाग चाह रही थी। दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास राजस्व एवं भूमि सुधार और खान एवं भू तत्व जैसे अहम विभाग होंगे। अब ऐसे में जिस प्रकार से बिहार में बीजेपी के पास होगा गृह मंत्रालय, माना यह जा रहा है कि अब बिहार में योगी मॉडल लागू होगा। दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी के स्टाइल में होगा क्राइम पर कंट्रोल, अब होगा असली विकास बिहार का। क्या लगता है आपको, क्या कुछ ऐसा ही होने वाला है? बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी जानकारी। खबर कैसी लगी लिखकर बताना मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।